एक तरफ भारत के जंगलों से बंदूकों की आवाज खत्म हो चुकी है और ग्रामीण दशकों बाद अपने घर लौट रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ शहरों के यूनिवर्सिटीज और डिजिटल एरा में एक अलग ही नैरेटिव चल रहा है। अब जंगलों में नक्सलवाद तो समाप्त हो चुका है, लेकिन शहरों में इनके अर्बन नक्सल्स अब और सक्रिय होते जा रहे हैं। आज की कहानी इसी दो तस्वीरों की है, जहां एक तरफ भारत नक्सल मुक्त होने की खुशी मना रहा है, जहां दशकों बाद रेड कॉरिडोर समाप्त हो चुका है, वहीं दूसरी तरफ एक नया सवाल खड़ा हो रहा है, क्या बंदूक छोड़ने के बाद भी नक्सलवाद खत्म हुआ है या फिर उसने सिर्फ अपना रूप बदल लिया है। चलिए दोनों तस्वीरों को अच्छे से समझते हैं। नमस्कार, मैं मोक्षी जैन और आप देख रहे हैं द नैरेटिव। सबसे पहले नक्सल प्रभावित क्षेत्र बस्तर की बात करते हैं। एक वक्त था जब बस्तर का नाम सुनते ही लोगों के जहन में सिर्फ एक ही चीज आती थी, नक्सल हिंसा। ऐसे गांव जहां लोग जाना तो दूर रहना भी नहीं चाहते थे, जहां के स्थानीय लोग खुद अपनी जान बचाने के लिए अपना घर छोड़ कर भाग जाते थे। लेकिन आज वही बस्तर एक नई कहानी लिख रहा है। नारायणपुर जिले के बलेबेदा और गरपा जैसे गाँव में नक्सल प्रभावित परिवार सालों बाद बिना किसी डर के वापस लौट रहे हैं। जिन घरों को कभी नक्सलियों ने एक्सप्लोजिव से उड़ा दिया था, जिन्हीं जगहों पर दोबारा घर बन रहे हैं, जिन स्कूल्स को कभी ब्लास्ट करके गिरा दिया गया था, आज उनके दरवाजे फिर से बच्चों के लिए खुल रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गांव वालों को अपने घर दोबारा बनाने के लिए पहली इंस्टॉलमेंट के रूप में 40,000 रुपए भी दिए गए हैं। अब ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, बल्कि वहाँ के लोग खुद कह रहे हैं। यानी एक तरफ वो भारत है जहाँ लोग डर से आजाद होकर अपनी जमीन, अपना गाँव, अपनी जिंदगी दोबारा बसाना चाहते हैं, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि दूसरी तरफ एक और चेहरा है जिसे हम अर्बन नक्सल के नाम से जानते हैं। यानी जंगल की बंदूक नहीं, बल्कि क्लासरूम्स, कॉलेजेस, सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए आइडियोलॉजी फैलाने की साजिश रची जा रही है। इस नैरेटिव के मुताबिक रेडिकलाइजेशन सिर्फ ऑफलाइन नहीं बल्कि ऑनलाइन भी होती है। ब्रेन वॉशिंग, नारेबाजी और फेक नैरेटिव्स के जरिए होती है। ऐसे मुद्दों में अक्सर उमर खालिद जैसे नामों का भी जिक्र किया जाता है, जिसके भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसे नारों को लेकर आज भी काफी विवाद होता है। इसी मुद्दे पर वेस्ट बंगाल की अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर अग्निमित्रा पॉल ने एक इंटरव्यू में कहा कि अल्ट्रा नक्सलिज्म आज भी बंगाल के कई कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में मौजूद है। उन्होंने अपना खुद का अनुभव शेयर करते हुए ये बताया कि जब वो वेस्ट बंगाल के जादवपुर यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट थी, तब उन्हें अल्ट्रा नक्सल स्टूडेंट्स के द्वारा टॉर्चर और फिजिकल असॉल्ट का सामना करना पड़ा। उन्होंने विपक्षी दलों पर भी आरोप लगाया कि दशकों तक सत्ता में रहने के बावजूद नेशनलिज्म को एनकरेज करने के बजाय रेडिकल लेफ्ट आइडियोलॉजी को बढ़ावा दिया जाता था। खैर, ये बात गलत भी नहीं है। आखिर ऐसे रेडिकल लेफ्ट ग्रुप्स को कॉलेजेस से बाहर क्यों नहीं निकाला जाता था, उन्हें सस्पेंड क्यों नहीं किया जाता था, उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया जाता था। इंटरव्यू के दौरान उन्होंने ये भी कहा कि उनके मुताबिक बंगाल के मुस्लिम समुदाय के कई लोग अब लेफ्ट और टीएमसी की सियासत को समझ चुके हैं। उन्होंने दावा किया कि पहले जिन पार्टीज का मुस्लिम वोट बैंक मजबूत था, अब कई लोग उनसे निराश है और बीजेपी को अपने अधिकारों का विकल्प मान रहे हैं। ये उनका राजनीतिक दावा है। इसी वजह से अर्बन नक्सलिज्म को लेकर सियासी बहस और भी तेज हो गई। आज एक तरफ बस्तर के गांव में लोग बंदूकों के खौफ से आजादी का जश्न मना रहे हैं, तो दूसरी तरफ कुछ लोगों का मानना है कि आइडियोलॉजी की लड़ाई अब जंगलों से निकलकर यूनिवर्सिटीज और डिजिटल दुनिया तक पहुंच चुकी है। सवाल ये है कि अगर जंगलों में छुपे नक्सलियों को सिक्योरिटी ऑपरेशन से खत्म किया जा सकता है, तो अर्बन नक्सल्स के आरोप और रेडिकलाइजेशन के इस मुद्दे को खत्म करने का क्या तरीका अपनाना चाहिए। एक तरफ घर वापस लौटते लोग और दूसरी तरफ वही आइडियोलॉजिकल नेटवर्क जिसके बारे में सिक्योरिटी एजेंसीज भी हमें सालों से चेतावनी देती आ रही है। माउस डॉक्यूमेंट्स में भी अर्बन नेटवर्क और ओवरग्राउंड सपोर्ट स्ट्रक्चर का जिक्र होता है। इसी वजह से आज बहस सिर्फ जंगलों तक सीमित नहीं रही, बल्कि कॉलेजेस, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और आइडियोलॉजी तक पहुंच चुकी है। आपकी इस पूरे मामले में क्या राय है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।